देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। बिलाखिर वही हुआ जिसके बारे में बुजुर्गों ने बताया था। साजे की हांडी थी चौराहे पर और वो भी लाहौर के चौराहे पर फूट ही गई। एक और धरना नाकामी से दो चार हुआ, हुकूमत फिर बच गई। इसमें दानाई या इसमें खुशनसीबी हुकूमत की नहीं थी, बल्कि ये अगलात का जो मंबा था इसका सेहरा खुद ब खुद अपोजिशन जमातों ने अपने सर पे रखा। हर बार की तरह डॉक्टर ताहिरुल कादरी के तमाम तर दावे जो वो करते रहे हैं कि इमरान खान साहब और आसिफ अली जरदारी साहब जो बिल्कुल 180 डिग्री एक दूसरे से मुतसादिम सोच रखते हैं, मुतजाद सोच के हामिल हैं, उनको वो एक कंटेनर पर सवार कराने की बातें करते रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अपोजिशन इख्तलाफात डे वन से आज तक बरकरार हैं और इन इख्तलाफात का फ़ायदा अल्टीमेटली पंजाब हुकूमत को और सबसे ज़्यादा वज़ीर आला बल्कि खादिम आला शहबाज शरीफ को हुआ है। वो जो पिछले कई रोज़ से ज़ैनब मरहुमा, वो बेचारी बच्ची जिसके साथ ज़्यादती हुई, और उसके अलावा वो 11 मासूम बच्चियां जिनके साथ वो जुल्म पंजाब की उस सरज़मीन पर, कसूर की उस सरज़मीन पर बर्पा किया गया था, वो बहरहाल उन्होंने एक साय ऑफ रिलीफ महसूस किया है। क्योंकि ये सोचा जा रहा था कि शायद शहबाज शरीफ साहब को किसी टफ़ टाइम का सामना करना पड़ सकता है इस एक धरने की कामयाबी की सूरत में। शहबाज शरीफ जाते तो ज़ाहिर है राना सनाउल्लाह कैसे रह जाते, लेकिन लगता है कि इनके पीर साहब कुछ ज़्यादा ही तगड़े हैं। ये गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन का नतीजा क्या बरामद हुआ, ये सही है नाकाम करने की क्या ज़रूरत थी, इस पर आएँ और मैं आपसे अपने गेस्ट पैनल को इंट्रोड्यूस कराऊँ, बल्कि पैनल को इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर आजिज़ धामरा साहब, ताल्लुक़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आपका बहुत मशकूर हूँ सर। वलीद इकबाल साहब पाकिस्तान के इंसाफ के रहनुमा हमें ज्वाइन करेंगे। इसके साथ साथ जावेद अब्बासी साहब ताल्लुक़ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद होंगे, बल्कि इस वक्त भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन ये टाइम है फतवे का, तो इसलिए मैं बात करता चलूँ। पहले मैं आपको दिखाता चलूँ कि ताहिरुल कादरी साहब आसिफ अली जरदारी साहब और उस गवर्नमेंट के जो पिछली गवर्नमेंट हमने भुगती है उसके बारे में क्या राय रखते थे, ज़रा दिखाएं जी। 1 मिलियन के करीब अफराद अभी पैदल आ रहे हैं, जिनसे बसें इन शहीदों ने, वक्त के फिरौनों ने, वक्त के नमरूदों ने और इन जालिमों ने, जाबिरों ने छीन ली। मैं हुसैनी मिशन लेके आया हूँ, सुन लो। और जदीद का तख्त हुकूमत हमने आईन, कानून और जमहूरियत की ताकत के साथ उलट देना है। डाकू, चोर, लुटेरे, दहशतगर्द, उनके राज का बिस्तर लपेट दिया जाएगा। और कुव्वतें भी आए जो हकीकी तब्दीली चाहती हैं, ताकि हम गिरती हुई दीवारों को धक्का दें और इन बदबख्तों के महल्लात को मिसमार कर दें। जिन्होंने प्रॉब्लम्स पैदा किए हैं, उनसे प्रॉब्लम्स हल करने की उम्मीद कैसे लगाई जा सकती है? ये तो बहुत हल्की ज़ुबान थी जो मैंने आपको दिखाई है। अब मुलाहिज़ा कीजिए वो एक ज़ुबान, वो एक नादिर शाही जुमले जो डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने उसे एक धरने के दौरान इस्तेमाल किए, और वो भी आसिफ अली जरदारी साहब एंड कंपनी के बारे में। जरदारी साहब सुन लें, इस वक्त आप, इस लम्हे आप ये कह रहे हैं कि धरना देने वालों न खुद पाकिस्तानी हैं, न आपके उनके बच्चे पाकिस्तानी हैं। जरदारी साहब, मैं आपकी हकीकत को भी जानता हूँ, पाकिस्तानी है वो भी जानता हूँ। जुबान को बंद रखे, हम कुत्ती से जुबानें खींच रहे। बताइए, जिसकी ज़ुबान खींचनी थी उसी को अपने साथ कंटेनर पे लेके चढ़ गए। लेकिन अब आपको दिखाते हैं सूरत-ए-हाल का सबसे मज़क्का खेज़ पहलू। दिखाएं जनाब कायरा साहब और रहमान मलिक साहब के क्या अंदाज थे जब वो बात कर रहे थे डॉक्टर ताहिरुल कादरी के बारे में उस एक धरने के दौरान। कहते हैं हुकूमत अब अवाम में नहीं है, बंकरों में है। तो खुद कहाँ बैठे खुद तो कुछ मेहरबानी करे। एक 7 स्टार बंकर आपके पास है, उससे बाहर निकल के कौन से खिताब कीजिए। किसी ने आगे कान में बताया कि वो केबल बंद हो गई, तो कैमरा वालों 5 मिनट देखो। किसी ने कहा वो बिजली वालों 2 मिनट में बिजली को, वो वज़ारत इत्तलात वालों सुन लो 2 मिनट। जब वो खालिस्तान पाकिस्तानी थे तो उनकी टोपी क्रोशिया की बनी हुई थी। आज जब वो पूरे पाकिस्तानी नहीं रहे तो अगर उनका हुलिया देखे तो वो पोप लगते हैं। सॉरी टू से। अब मुलाहिज़ा कीजिए उस वक्त के पोप और इस वक्त के अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब से जरदारी साहब की मुलाकात की कुछ झलकियाँ।
बस पस मंजर में किशोर और लता का कोई रोमानवी सॉन्ग चलाने की देर रह गई थी, जरा दिखाएं जी। अच्छा, दिलचस्प बात मुझे वो कहने लगी, ये देखिए हम लिटी कर बैठ की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैंने कहा बीबी ये कोई समझ भी नहीं सकता। जी, गाना अपनी अपनी मर्जी का, आप लोग खुद अपने चश्मे तसव्वुर में महसूस कर लीजिएगा कौन सा लगाना चाहिए। अब सुनिए जरदारी साहब, वो दो एंटिटीज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरदारी साहब और इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दोनों एक दूसरे के बारे में किन ख्यालात का इजहार कर चुके हैं पब्लिकली, किसी बंद कमरे की बात नहीं है। उसके बावजूद भी अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब इन दो इंतहाओं को यकजा करने चले थे, जाहिर है कि उसमें नाकाम हुए। पहले दिखाएं जी जरदारी साहब इमरान खान साहब के बारे में क्या ख्यालात का इजहार कर चुके हैं। ये भगोड़ा जो सिर्फ माफी न्याजी है, सिवाय दूसरों की तनकीद के कोई प्रोग्राम नहीं देता। ये कहता है मैं पाकिस्तान को नया पाकिस्तान बना दूंगा, जिसकी अपनी हर किस्म की दास्तान दुनिया में मशहूर हो, तो ये क्या पाकिस्तान को बनाएगा? नियाजी खान तुम्हारा जरिया माश क्या है? तो ये आज तक नहीं बता सकता कि मेरा जरिया माश क्या है। इसका पूरा खानदान जिंदा रहता है शौकत खानम पे, शौकत खानम की अस्पताल पे पूरा खानदान जी रहा है। माज़अल्लाह। बहरहाल अब जरा जवाबुल जवाब मुलाहिजा कीजिए इमरान खान साहब का कि उन्होंने जरदारी साहब के प्रोफेशन के बारे में क्या इंकशाफात अपने तौर पर किए थे। बेनजीर जब गई तो उसके बाद कौन आया? जरदारी और बिलावल। अब इनकी क्या मेरिट है? इनकी क्या मेरिट है? अब मैं ये आपसे खुद ही पूछता हूं कि बेचारे बिलावल को तो उर्दू भी नहीं सही तरह बोलनी आती, लेकिन मुल्क का जिस आदमी, जिस बच्चे ने जिंदगी में कोई काम ही ना किया हो, जिंदगी में एक दिन की नौकरी ना की हो, 1 रुपया ना कमाया हो, वो कैसे मुल्क की सरबराही कर सकता है? कैसे कर सकता है? दूसरी तरफ आसिफ जरदारी, जो आदमी बेम्बीनो की सिनेमा के टिकट ब्लैक करता था, वो मुल्क कैसे चला सकता है? जी नाजरीन, सोने पे सुहागा या मरे पे 100 दुर्रे। अब पेश खिदमत है एक ऐसा नादिरशाही तोहफा जिसे पाकर आप यकीनन खुशी से निहाल हो जाएंगे। इस एक धरने के इनेकाद करने वाले बल्कि चीफ ऑर्गेनाइजर, पाकिस्तान अवामी तहरीक के पैटर्न इन चीफ या वॉट एवर, डॉक्टर ताहिरुल कादरी के हवाले से एक चश्मकुशा वीडियो। अल्लाह का शुक्र 100% सच बोल। Whatever the law of blasphemy is not applicable on non-Muslims. Is not applicable on Jews and Christians and other non-Muslims, minorities. It is just to be dealt with Muslims. मैं स्टैंड ये ले रहा था और यही कानून बनवाया। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जो भी गुस्ताखी रसूल का मुर्तकिब हो, मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, मर्द हो या औरत, मुसलमान हो, यहूदी हो, ईसाई हो, हिंदू हो, कोई हो, या मर्द हो या औरत हो, जो गुस्ताखी रसूल का मुर्तकिब हो उसकी सजा। अल्लाह का शुक्र 100% सच बोल। He was formulating the Sharia law. I was totally against it. So you are finally the blasphemy law. Number 2. Finally, when this law was made, President Ziaul Haq never consulted me, and I was never a part of shaping this law in the parliament made by General Ziaul Haq. First of all, after clarifying the situation that I was never a part of shaping in the parliament. तो मैं इसलिए तादीस नेमत के तौर पे बताना चाहता हूं कि यह कानून तहफ़्फ़ुज़ हुर्मत रिसालत का, नामूस रिसालत का 295C, ये जो कानून बना इस मुल्क में, मैं रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूं कि ये किसकी कोशिश से बना था। ये कानून बनवाया ही मैंने था। अल्लाह का शुक्र 100।
मेरा ख्याल है झूठ कहना चाह रहे थे, 100% सच निकल गया मुझसे। अब या तो ये अंग्रेज़ों को बेवकूफ़ बना रहे थे और या यहाँ बैठ के हमें, अब पता नहीं इन सब ने मिल करके और किस किस को बेवकूफ़ बनाया ये मुझे नहीं पता। यहाँ मेरे साथ आजिज़ धामरा साहब मौजूद हैं, वलीद इकबाल साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जावेद अब्बासी साहब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं। लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने मौजूद मेहमानों से गुफ्तगू इस सिलसिले का आगाज़ करूँगा। ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है, तमाम मौजूद मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जावेद अब्बासी साहब से पहले उनका वर्जन ले लें। जावेद साहब, सर आपको मुबारकबाद दी जाए या अपोजिशन से इज़हार अफसोस किया जाए? एक तो ये कंफ्यूजन है, और दूसरी वो जो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ एक फजा बन चुकी थी, उनको तो कंप्लीट बेल मिल गई और वो तो कहते फिर रहे हैं कि अगर करप्शन साबित होती है तो ठीक है, वरना बात खत्म करो। ये ज़ैनब जैसे मामलात होते रहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब। ये बिल्कुल हमारे दोस्त थे पीपल्स पार्टी वाले और बाकी जमातें जो थी, वो जो लाहौर में उन्होंने थमने का ऐलान किया था, एक तो बदकिस्मती ये हुई है कि ये बड़ी तवक्को कर रहे थे कि शायद हमें ज्यादा लोग आएंगे और हमें ज्यादा सुनने के लिए आएंगे और जो लाहौर की सड़कें वो बरी होंगी। वो तो खैर आज जमात का हक है कि वो एहतजाज करे, उसका हक है कि वो धरने दें, उस पर तो रोका नहीं जा सकता। लेकिन उसके जो इमरान खान साहब ने स्पीच की और जो पार्लियामेंट के बारे में उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, हर पार्लियामेंटेरियन का बल्कि पाकिस्तान में रहने वाले हर घर में हर वोटर को उन्होंने सर झुका दिया। अब इस पार्लियामेंट जो हमारे इंस्टीट्यूशन है उसमें सारी जमातों के लोग बैठे हुए हैं। कोई आदमी जो सियासी जमात का लीडर हो, सियासी अकीदा रखने वाला आदमी हो, जो कल मुल्क का वज़ीर आज़म बनने जा रहा हो, वो अपनी पार्लियामेंट का खुद हिस्सा हो और वो उसके गए और उस पार्लियामेंट के माथे के ऊपर लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और उस पार्लियामेंट के लिए जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं सच्ची बात है कि वो अल्फाज पढ़ाते हुए भी डरता हूँ। उन्होंने ये अल्फाज अगर ये उन्हें मुस्लिम लीग नून के लिए कह देते, ये पार्लियामेंटेरियन के लिए कह देते, ये कह देते जनाब कि मैं ये अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ हुकूमत के लिए, तो वो तो। लेकिन सर इमरान खान साहब कहाँ डरते हैं? वो भी तो निडर हैं। आपको पता है इससे पहले भी माजी में इमरान खान साहब वो कुछ बातें कर चुके हैं कि जिसके ऊपर फिर चाहे कुछ भी पे ऑफ करना पड़े, इमरान खान साहब कहाँ ठहरने वाले। सर आपकी इजाजत से मैं यहाँ आजिज़ धामरा साहब को शरीके गुफ्तगू करूंगा। आजिज़ साहब, सर आसिफ अली जरदारी साहब ने शो में फरमाया जाती उमरा में बैठे मुजीब से मुल्क को खतरा है। सर इस मुजीब के साथ जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था तो क्या हुआ था? इसके बाद फिर इस मुजीब के साथ आपने कुछ वक्त के लिए यानी हुकूमत भी शेयर की थी पिछली गवर्नमेंट में। उस वक्त ये मुजीब कहाँ से, किस SHO से कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले आया था? क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, नवाज शरीफ साहब ने इससे पहले शेख मुजीब रहमान के हवाले से बात नहीं की थी। पहली बार उन्होंने ये बात की है और उस पर तबसरा किया है। सिर्फ जरदारी साहब ने तबसरा नहीं किया, बल्कि ओवरऑल इस पे रिएक्शन आ रहा है। जो भी मुहब्ब वतन पाकिस्तानी हैं वो उस पर तबसरा कर रहे हैं। इसलिए जरदारी साहब इस मुल्क की एक हकीकत है, एक दानिशमंद सियासतदान है। और इससे पहले आपको जाहिर है कि हम खुद विक्टिम रहे हैं मियाँ साहब की हुकूमतों के और आमरीतों की हुकूमत के, मगर बावजूद इस बात के कि जब जो मुआहिदा किया था हमने नवाज शरीफ साहब से जमहूरियत की खातिर, तो वो हमने कुशादा दिली का मुजाहरा किया था। हम हालांकि विक्टिम थे, हम इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बने थे, और वो तमाम रेफरेंसेस जो दाखिल हुए थे वो मियाँ साहब की हुकूमत में दाखिल हुए थे। एस साहब ब्यूरो बने थे, एस साहब ब्यूरो के सरबराह ने आगे चल के जरदारी साहब से पाँव पड़ के माफ़ी मांगी थी और हमने तमाम इख्तलाफात ख़त्म कर दिए थे। मगर उसके बाद जब COD साइन हुआ और पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत बनी थी, तो आपने देखा कि मियाँ साहब ने अर्ली इलेक्शन के मुतालबात किए। मियाँ साहब काला कोट पहन के अदालतों में चले गए। मियाँ साहब ने धरनों की बात की थी और मियाँ साहब ने प्राइम मिनिस्टर गिलानी को ये कहा था, ललकार के कहा था कि अदलिया ने आपसे इस्तीफा आपको नाहल किया है, आप घर चले जाएं जब तक आप इनोसेंट साबित हो। कता कलामी की गुंजाइश निकालते हुए आपसे दरखास्त करूंगा काइंडली जरा मैं वलीद इकबाल साहब की तरफ जाना चाह रहा हूँ। बड़ी देर से सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं। वलीद इकबाल साहब, जावेद अब्बासी साहब तो डर गए वो जुमला इस्तेमाल करने से भी जो इमरान खान साहब ने उस पोडियम पे खड़े होकर के उस पार्लियामेंट के बारे में कहा जिसके वो खुद रुकन है।
लेकिन मैं अगर उनकी बात को कोट करते हुए कहूं, एक अखबार ने आज बताया कि इमरान खान साहब ने इसे एक इन्वर्टेड कॉमास में विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट लानती पार्लियामेंट से 25 लाख रुपए की लानत वसूल फरमाई है। सर शो के बाद आपको मेरा अकाउंट नंबर दे दूं ताकि वो लानती पैसे मेरे अकाउंट में डलवा दें, जान छूट जाएगी, आप भी बरी जिम्मा हो जाएंगे। देखें जी, सबसे पहले तो आपने इतनी लंबी तमहीद की और इतने क्लिप्स दिखाए और फुटेज दिखाई और फिर वक्फे का टाइम भी हो गया। मेरे ख्याल में उस पर दो चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ और बिल्कुल मुख्तसरन। एक जुमला काफ़ी होना चाहिए था कि अंग्रेज़ी का जुमला है और उर्दू में भी तर्जुमा करूँगा, इन पॉलिटिक्स दे आर नो परमानेंट एनिमीज़, यानी कि सियासत में कभी भी कोई मुस्तकिल दुश्मन नहीं होते। जी सर, गो ऑन। जी, आवाज़ आ रही है आपको? जी गो ऑन प्लीज़। हाँ जी, एक तो मैंने ये कह दिया ना जी कि एक जुमला काफ़ी था, आपने धड़ाधड़ क्लिपें चलाते गए। वो तो जनरल मुशर्रफ के कैबिनेट के मिनिस्टर्स जो है, आज नवाज शरीफ के कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं, वो तो चलता रहता है पॉलिटिक्स में। दूसरी बात यह है कि आपने इतनी सख्त जबान इस्तेमाल कर रहे हैं मुख्तलिफ लीडर्स एक दूसरे के बारे में, तो वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर वो सारे इकट्ठे हो गए, ये भी तो देखने की बात है। और वो ये है कि मॉडल टाउन के अंदर जिस तरह से एक रियासती दहशतगर्दी की मिसाल मिली कि पुलिस जिसका काम आवाम की हिफाजत करना है जानो माल की, वही उनके ऊपर नहत्ते लोगों पर, ये अल्फाज जस्टिस बाकर नजफी की रिपोर्ट में है कि अनआर्म्ड या नहत्ते लोगों के ऊपर पुलिस ने 60 फुट के दूर फासले से बराह रास्त फायरिंग की। कितने लोग जहाँ बहक हुए वो तो पता है, लेकिन कितने लोग मुस्तकिल जख्मी हो गए, अपने आज़ाद से महरूम हो गए। तो इस जुल्म के ऊपर इंसाफ के लिए एक दूसरे से सियासी इख्तलाफ रखने वाले, एक दूसरे से सियासी अदावत का लफ्ज़ भी मैं इस्तेमाल कर लूँ, एक ऐसी सख्त ज़बान है, लेकिन इस मामले पे वो सब जो है वो मुत्तफिक हैं। और ये ख़त्म नहीं हुआ, ये जलसे जुलूस होते रहते हैं, कभी अच्छा होता है, कभी वो इतना जिस तरह क्रिकेट में ओवर्स खेलते हैं, कोई नरम ओवर चला जाता है, किसी में छक्के चौके लग जाते हैं, ये चलता रहता है। लेकिन इस चीज़ ने ख़त्म नहीं होना है। और ये इसमें इंसाफ, ये बड़ा कबल वक्त है कहना कि जी आप अपोजिशन को के साथ अफसोस करें या आप मुबारक दें उनको, ये बात बहुत कबल वक्त है। जावेद अब्बासी साहब, सर आपने सुन लिया, ये साय ऑफ रिलीफ जो है ये परमानेंट नहीं है, यानी शहबाज शरीफ साहब को खुश होने की जरूरत नहीं है। उनकी हुकूमत को अभी मजीद कुछ खतरात का सामना करना पड़ सकता है। सर आपके ख्याल में शहबाज शरीफ साहब को अगर मैं पूछ लूं और अगर आप बुरा ना माने, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत मजीद कुछ दिन और रहनी चाहिए? कसूर वाक़या हुआ, उसके बाद फिर दोबारा कसूर में यही सानेहा बरपा हुआ और अब शहबाज शरीफ साहब फरमाते हैं कि हम ज़ैनब के कातिलों के करीब पहुंच गए। आज 15 दिन हो गए वो करीब पहुंचे और ऊपर से वो इमरान खान साहब को मर्दान की उस सानेहे का ताना दे रहे हैं जिसने वाकई हम सबको एक बार फिर दुखी कर दिया है। नूर अलफीम साहब, ये बिल्कुल आपने ये जो हिस्ट्री गिनाई है, जो मॉडल टाउन में इंसिडेंट हुआ है, हमें उसका दोस्त भी है, हमने उन शहीदों के साथ, मतदान के साथ पूरी हमदर्दी भी है, लेकिन हमने इनको बार बार कहा कि ये मामला अदालतों में सेटल होगा। वलीद इकबाल साहब जिस खानदान से तल्लक रखते हैं, इससे ज्यादा कौन जानता है कि क्या ये मामला सड़कों में ये फैसले हो सकते हैं? क्या कोई ग्रुप आज सड़कों में बैठ के ये फैसला करेगा? 2014 को ये इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद बाकर नजवी की रिपोर्ट आ गई है, ये मामला अदालत में भी है, एक सोना इस्तखासा भी उन्होंने दायर किया हुआ है। अब ये अगर कोर्ट में जाएं, कोर्ट किसी को कन्विंस करें और उसके बाद ये बिल्कुल इनकी जायज मुतालबा है कि कोर्ट जिसको भी सजा देगा उसको हुकूमत भी छोड़नी पड़ेगी, उसको इस्तीफा भी देना चाहिए। और अगर उसका और भी कोई इल्जाम है तो कोर्ट की सजा आप सारे मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर कोई अदालत किसी को सजा न दे और आप ये रूल तैयार दें कि आपको हुकूमत छोड़ दे, ये जो पहला धरना हुआ था जिसमें तारिक कादरी साहब इनके कजन बन के आए थे, यहाँ इन्होंने कमरे खोदी थी, कफन पहन लिए गए थे, वो फिर एक रात में क्या हो गया था कि वो सारे वापस चले गए, ये उनको भूल गए। 2014 से लेकर अभी इलेक्शन तक फिर इनको ये मॉडल टाउन का इंसिडेंट याद नहीं आया। और ये आज आजिज कामरा साहब आपके साथ बैठे हुए, मुझे बड़ा एहतराम है। ये तो 2014 में ये इंसिडेंट हुआ है, कादरी साहब के पास या उस खानदान के पास कभी तशरीफ लेके भी नहीं गए, कभी इन्होंने बात ही नहीं की उनसे कि जी मॉडल टाउन में वो है। जब आए थे कामरा साहब हमारे साथ खड़े थे। अब ये सारा मामला इलेक्शन का है, ये सारी जमातें जानती है कि मिलकर भी हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग को जो है इलेक्शन में नहीं हरा सकते। लिहाजा ये एक अपनी जो है चाहते थे कि हम एक बहुत बड़ा ग्रैंड अलायंस बना दें, लेकिन लाहौर के लोगों को और पंजाब के लोगों को मैं सलाम पेश करता हूँ, जिस तरह वो कुर्सियां खाली थी और जिस तरह आज मरकजी लीडर है नईमुल हक साहब, उनका बयान दिखा दें कि आज नईमुल हक साहब ने टीवी पर आके कहा है
कि मैंने अपनी जिंदगी में इतना फ्लॉप शो कोई नहीं देखा। उसके बाद तो मेरा ख्याल आप कोई जवाब ही नहीं बोलता कि ये रिजाइन कर दें, 2018 के इलेक्शन का इंतजार करें, इलेक्शन होगा, पाकिस्तान के लोग किसको मैंडेट देंगे उसको हक है कि वो पाकिस्तान में हुकूमत करे। अब ये फैसला होगा ब्रेक के बाद कि अगला मौका पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अवाम किसको देंगे। आज इस धामरा साहब की जमात के सर पर इख्तदार का हुमा बैठेगा या वलीद इकबाल साहब और उनकी जमात की उम्मीदें कुछ बर आएंगी। लेकिन यहाँ वक्त हुआ प्रोग्राम में एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक पे जाने का। हमारे मेहमान हमारे साथ हैं, ब्रेक पर जाते हैं और ब्रेक से वापस आकर अपनी गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद है आपका। हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज धामरा साहब, सर ये बताइएगा, जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब अपने कई बयानात में, कई जलसों में वो इस बात का इंदिया दे चुके हैं कि 2000 अगले इलेक्शन में यानी कि पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने वाली है। कुछ नाक़िबत अंदेशों का ये भी कहना है कि पीपल्स पार्टी की जो परफॉर्मेंस है सिंध में वो इतनी बुरी है कि अगले इलेक्शन में शायद सिंध में भी कोई हंग पार्लियामेंट, कोई हंग हुकूमत आ जाए। एक तो इस पे तबसरा फरमा दीजिएगा, और दूसरा मैं एक सवाल और करना चाहता हूं, काइंडली अगर आप कंसाइज जवाब दे सकें कि इस्तीफे लेने गए थे आप लोग गवर्नमेंट के, लेकिन वहां ऐलान कर दिया शेख रशीद साहब ने, इस पे किस हद तक एंजॉय किया आपने? देखिए, जहां तक आपने बात की कि पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि हम 2018 की इलेक्शन में आएंगे, तो बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टीज होप लेके जब नहीं जाएगी तो और क्या मायूसी लेके जाएगी। और सिंध की परफॉर्मेंस के हवाले से जो आपने सवाल किया है, मेरे ख्याल में सिंध खिदमत में सबसे आगे है। अगर आप रियल सिंध को देखना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी टॉक शो से हटके आप विजिट करें। मैं आपको सूबे की विजिट करवाना चाहता हूं, मैं हेल्थ के हवाले से विजिट करवाना, आप सरप्राइज विजिट करें, आप एजुकेशन के हवाले से करें, आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से करें, और बाकी सूबों की प्रोपेगेंडा को छोड़ के, टॉक शो में जो दावाएं होती हैं उनको छोड़ के और तबसरों को छोड़ के, उसके अलावा अगर आप पूरे मुल्क का कैमरा की आंख से एक तबसरा करेंगे तो आपको सिंध की जो परफॉर्मेंस है वो आपको नजर आएगी। और हम जाएंगे अपनी परफॉर्मेंस के बुनियाद पर पोलिंग वाइज सिंध के अवाम के साथ। तबसरों में बिल्कुल सिंध सबसे पीछे है, मगर मुझे ये बताया जाए कि बाकी सूबों में कितनी यूनिवर्सिटियों का कयाम आया, बाकी यूनिवर्सिटी में कितनी हॉस्पिटल्स का कयाम आया, बाकी यूनिवर्सिटी में कितने कैडेट कॉलेज खुले, ये तमाम मामलात आप सूबे में जब आएंगे और हमारे सूबे में घूमेंगे तो आपको नजर आ जाएगा। सर, शेख रशीद साहब का इस्तीफा आपके लिए कितना हैरत अंगेज था? इस्तीफा जी देखें, इस पे हम तबसरा इसलिए नहीं करते कि ये एक जोक है। वो जोक 2014 में भी कौम ने देखा था कि इस्तीफा का ऐलान हुआ और वो इस्तीफे फिर वापस भी हुए। इसलिए फिर शेख रशीद साहब खबर में जिंदा रहने के लिए अगर इस्तीफे का ऐलान किया है इन्होंने, बाकी ये स्टीयरिंग कमेटी का कोई फैसला नहीं है, ये स्टीयरिंग कमेटी का फैसला नहीं है। एपीसी बनी थी, उसके बाद एक स्टीयरिंग कमेटी बनी थी, तमाम एहतजाज उसके शेड्यूल के मुताबिक होगा, तमाम चीजें तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक होंगी। उसके अलावा अगर कोई पार्टी इंडिविजुअल कोई ऐलान करती है तो उस पे उस पार्टी का अपना डोमेन है, उस पे हम क्या तबसरा करें। वलीद इकबाल साहब, सर इमरान खान साहब का कहना था कि मेरा बस चले तो पार्लियामेंट से इस्तीफा दे दूं। सर, ये इमरान खान साहब की बस में डीजल, पेट्रोल, सीएनजी क्यों खत्म हो चुका? ऐलानात करते हैं और वो भी इबहाम आमेज, और उसके बाद फिर ऐन गैन हो जाते हैं। कंफ्यूज क्यों इमरान खान साहब? ये ऐन गैन क्या होता है जी? मैंने पहली दफा सुना है, जरा मुझे एजुकेट करें इसके। सर, ये नूरुल आरफीन का शो है ना, तो ऐन गैन होता है। अच्छा, तो लाम मीम नून वाव भी कर लेते हैं साथ फिर। मैं आपसे एक तो आप सवाल तो आपने अभी धामरा साहब से पूछा था, लेकिन मैं आपको एक जवाब जरूर देता हूं कि शेख रशीद साहब की कोई बात भी हैरत अंगेज नहीं होती। वो हमेशा वो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना कि वो हैट में से रैबिट निकाल लेते हैं, वो वन मैन डेमोलिशन स्क्वाड है, जिस तरह इमरान खान साहब ने उन्हें कहा है कि एक शख्स की पार्टी है और वो अपना एक कौमी असम्बली की एक सीट है, लेकिन एक पूरी अपने आप में अपनी ज़ात में एक अंजुमन है। आपने जो जुमला मंसूब किया इमरान खान साहब से, जी मैंने तो वो जुमला नहीं सुना कि मेरे बस में हो तो मैं इस्तीफ़ा दे दूं। उन्होंने ये कहा है कि जी मुझे शेख रशीद साहब को मुखातिब करके उन्होंने
जलसे में ये कहा था कि आपने जो बात की है मुझे आपका तजवीज़ बड़ी पसंद आई है और मैं इस पर मुशावरत करूँगा पार्टी के साथ और हम एक फ़ैसला करेंगे। और उसके लिए उन्होंने मीटिंग 23 तारीख को बुला ली है। अभी आज तो वो दुबई गए हुए हैं, शौकत खानम के लिए एक जो है फंड रेजिंग का इवेंट है, उसके लिए अभी वही मुनक्कद हो रहा है दुबई में। तो कल वो वापस आ रहे हैं, कल या परसों, तो फिर वो उसके बाद अगले हफ्ते वो सिलसिला है। तो मेरे ख्याल में तो इसमें कोई इबहाम या कोई कन्फ्यूजन या कोई वो नहीं है। उन्होंने यही कहा है कि ये आइडिया अच्छा है। और डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब को अगर आपने सुना हो, उन्होंने कहा है कि जी शेख रशीद साहब ने तो मेला लूट लिया है, जलसा लूट लिया। सर मैं कसम खा सकता हूं, मैंने बिल्कुल नहीं सुना और ना मेरी सुनने की हसरत है, बोर हो जाता हूं मैं। जावेद अब्बासी साहब से बात करूंगा। जावेद अब्बासी साहब, सर ये मुझे बताइए कि आज डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब को ये पता चल रहा है कि नून लीग में शख्सी आमरीयत है, और दूसरी बात यह कि जो अली तरीन साहब को नामजद किया गया है, इलेक्शन में खड़ा कराया जा रहा है जहांगीर तरीन साहब के साहबजादे को, तो क्या यह मौरूसी सियासत नहीं है? दोनों बातों का जवाब अगर आप इनायत करें। देखें जी, जो दूसरी बात आपने कही है वो मैं समझता हूँ कि पीटीआई को हक है कि वो किसको फिक्र थे। वो मैं समझता हूँ कि वो जहांगीर तरीन साहब के भाई को थे, उसके बेटे को थे। ये पार्टियों का हक है, पार्टियां समझती है कि उन्होंने किस आदमी को फील्ड में उतारना है, और ये पार्टियों के ही अख्तियार में होना चाहिए कि वो जिस आदमी को बेहतर समझे उसको टिकट दे, क्योंकि ये उनका कैंडिडेट है, तो उस पर मुझे कोई हक नहीं है कि मैं करूँ। जहां तक ताहिरुल कादरी साहब की बात आपने कही है, नूर अरवीन साहब, उन्होंने हमेशा कहा है कि मैं ऐसी जमहूरियत नहीं मानता, मैं पाकिस्तान की पार्लियामेंट में नहीं मानता। अभी वो कह रहे हैं कि मैंने ख्वाब नहीं मानता, मेरे नजर में ऐसी जमहूरियत चल नहीं सकती। उनका तो मुझे कोई खिला नहीं है क्योंकि वो जमहूर की पार्टी नहीं है, एक सीट उनकी नहीं है, पूरे पाकिस्तान में एक काउंसलर उनका इलेक्टेड नहीं है। लेकिन जो दो बड़ी जमातें हैं, एक पीपल्स पार्टी और उससे भी आज बड़ी जमात है पीटीआई, वो ताहिरुल कादरी साहब के फलसफे के पीछे छुपने के लिए वहां पहुंच गई है कि ताहिरुल कादरी साहब मेहरबानी करें, आप कदम आगे बढ़ाएं, हम आपके साथ मिलते हैं, हम पंजाब की हुकूमत गिराते हैं। किसी तरह इनकी ख्वाहिश है कि पंजाब की हुकूमत गिरा दे ताकि अगले इलेक्शन जो है वो डिस्टर्ब किए जा सके। अब ये जमातें अगर अब इमरान खान साहब जब स्टेज पे आपने देखा खड़े, अब सबकी तकरीर खत्म की, उन्होंने कहा ताहिरुल कादरी साहब आपने अब मैसेज देना है, हमें हुक्म करें हम किस तरफ जाएं, हमें हुक्म करें कि आज से बाद हमारे लिए क्या हुक्म है। और ताहिरुल कादरी साहब ने कहा कि नहीं, अब मैं अकेले हुक्म नहीं देगा, अब सारे साथ चलेंगे। ये जमातें अगर ताहिरुल कादरी और शेख रशीद के हुक्म पे चलना शुरू हो गई है, ये पाकिस्तान में जमहूरियत उन लोगों को सामने रख के लाएंगी, तो फिर मैं समझता हूँ कि मुझे जमहूरियत का भी मुस्तकबिल और इन जमातों का और पीपल पार्टी से तो मुझे इससे भी बड़ा दुख है। तो जुल्फिकार अली भट्टो की जमात, मोहतरमा बेनजीर भट्टो शहीद की जमात, और ये आज दामराज मेरा भाई जो मेरे साथ जहाँ बैठा हुआ है, इसका दिल थमता है कि दिल इसका जानता है कि इनको लेकर लाहौर में कहाँ ताहिरुल कादरी के पास आके ये जमात को। सर आप ये बात तो कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बताते हुए निहायत खुशी महसूस कर रहा हूं कि आपका भाई इस वक्त मुस्कुरा रहा है। आजिज धामरा साहब के चेहरे पर इस वक्त एक बड़ी दिलकश सी मुस्कुराहट रखसा है। आजिज धामरा साहब, सर ये मुझे बताइए आजिज धामरा साहब कि जरदारी साहब को बड़ा जहांदीदा और बहुत ही जीरक किस्म का सियासतदान माना जाता है और मुझे उसमें कोई शक भी नहीं है, लेकिन वो क्या वजह थी, किस तरह से ताहिरुल कादरी साहब ने उनको शीशे में उतारा कि आसिफ अली जरदारी साहब जानते बूझते और लाहौर का रुख कर बैठे? देखिए, मैं हंस इस बात पे रहा था कि आसिफ अली जरदारी साहब ने जो ताहिरुल कादरी साहब से इत्तेहाद किया, ये वही ताहिरुल कादरी हैं जिससे पहले भी हमारा इत्तेहाद रहा है। और जाहिर अपोजिशन की जमातें, वो पार्लियामेंट के अंदर हों या पार्लियामेंट के बाहर हो, वो आपस में मिलती हैं और आपस में मिलना भी चाहिए। मगर कम से कम आसिफ अली जरदारी साहब ने शेख मुजीब के फॉलोअर नहीं बने हैं। कम से कम उन्होंने हमेशा, जब शहीद बीबी की शहादत के बाद सिंध में पाकिस्तान न खप्पे के नारे थे, तो आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। कम से कम हम पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अपनी सियासत अपोजिशन की कर रहे हैं, शेख मुजीब के फॉलोअर नहीं है हम। कम से कम ये बहुत बड़ा फर्क है हमारे में और मियां साहब में। राइट सर। वलीद इकबाल साहब, सर ये मुझे बताइएगा, इमरान खान साहब फरमाते हैं जो ट्रेनिंग हमें सड़कों पर निकलने की है वो किसी की नहीं। सर लेकिन सबसे ज्यादा मायूस भी तो आप ही हुए हैं, ये मायूसी भी तो किसी के हिस्से में नहीं आई, उसके बारे में कुछ नहीं कहा। किस मायूसी की बात कर रहे हैं और किस वजह से मायूस? सर मासिवाय मियां साहब की विकेट लेने के, और क्या हुआ, हुकूमत तो अभी तक मौजूद है, चाहे शाहिद खाकान अब्बासी साहब हो चाहे मेरी हुकूमत हो। नहीं जी, देखें वो जो पैनामा पेपर्स का जो केस जिस तरह से उसको परसू किया सियासी तौर पे भी और वो सड़कों वड़कों पे, और मैं खुद उसका गवाह हूँ ना, हमने
रबर बुलेट्स खाई, टेयर गैस खाई, कैद हुए, और बहुत से कारकुनान ने उसमें स्ट्रगल किया, और फिर जो गैर सा या फ्रिवलस पिटिशन समझी गई एक रजिस्ट्रार की तरफ से, उसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फिर जो है काबिल समाअत करार दे के फिर उसको 2 चीफ जस्टिस के वक्त में वो सुनी गई, और आपके सामने उसका नतीजा है। हमारे तो पीटीआई का 21-20 साल की जो स्ट्रगल है उसके सुतून ही 2 जो हैं वो यही हैं कि करप्शन से पाक निज़ाम और ताकतवर और कमज़ोर को कानून की निगाहों में बराबर करके दिखाना। सो उसकी जहां मिसाल कायम कर सकते हैं हमने की है। और अभी आप देखें, अभी तो ये मसनद इक़्तिदार पे बैठे हुए हैं शरीफ बरादरान, या खाकान अब्बासी साहब कहते हैं मेरा असल वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है, यहाँ खादिम आला जो है जिनका काम है लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना, उन्हीं की पुलिस जो है गोलियां चलाती है। और नजफी रिपोर्ट में आता है इस बात का कि जी वो ये जो करने के इनके लिए जिस मिशन को के लिए भेजा गया था वो पूरा किया उन्होंने। बात आपकी दुरुस्त है सर। जावेद अब्बासी साहब से ही पूछ लूं। जावेद साहब सर ये मुझे बताइएगा, इधर मॉडल टाउन सामने हुआ, आज तक कुछ भी नहीं हुआ। शहबाज शरीफ साहब के दावे, वो पंजाबी फिल्मों की बड़ी बड़ी बातें, वो अभी तक वैसी ही हैं। इधर यहाँ एक और वाकया हो जाता है कि यहाँ पुलिस ने दोबारा स्ट्रेट फायर कर दिया। सर ये पंजाब की पुलिस ज्यादा बेकाबू है या खादिम आला ज्यादा कमजोर है? देखिए जो इंसिडेंट हुआ है मॉडल टाउन का, किसी को कोई राइट नहीं है कि वो पुलिस हो या कोई हो कि वो फायर करके या पाकिस्तान के इज्जतमान शहरियों को फायर करे या उनको शहीद करे। उसकी इंक्वायरी हुई है, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, केस अदालतों में, अदालतों को फैसले करने चाहिए। ये जमात पीटीआई का हक था, हक था कि वो जाते अदालतों में पेश होते और हमारे खिलाफ या जिन लोग इसमें कसूर है उनको सजा जरूर होनी चाहिए, उसके खिलाफ फैसला आना चाहिए जिस जिसका कसूर है। लेकिन अगर ये कोई कहे कि मैं जज को भी नहीं मानता, मैं गवाह को भी नहीं मानता, मैं अदालत को भी नहीं मानता, मैं खुद फैसला करूंगा और मैं फैसला करूंगा कि नहीं या आजिज धामरा साहब को या वलीद इकबाल साहब को या जावेद अब्बासी को मैं सजा दूंगा, तो अगर ये माहौल पैदा हो जाए तो अफीन साहब फिर कल सिंध के लोग भी खड़े हो जाएंगे, वो भी कहेंगे कि ये एक हादसा हुआ है, वो भी कहेंगे कि यहाँ जो बहुत बड़ी फैक्ट्री जली थी उसमें लोग मारे गए थे, हुकूमत क्यों नहीं गई है। ये जो आपको पता है कि जस्टिस इफ्तिखार चौधरी जब गया था कराची में तो ये जो मामला हुआ था, फिर वो कहेंगे कि उस वक्त के लोगों को भी बाहर निकाले, क्यों नहीं मांगे गए। अभी रोज भी बुनियादों पर ऐसे इंसिडेंट अगर होना शुरू हो गए और लोग बाहर सड़कों पर आ जाकर खुद फैसले देना शुरू करेंगे तो मेरा ख्याल है फिर ये कानून, ये आइन, रियासत। राइट सर, गॉट योर पॉइंट। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का निहायत मशकूर हूँ कि उन्होंने अपने टीम से वक्त निकाला और हमारे लिए वक्त दिया, क्योंकि उनका वक्त सब कुछ है, हमारा वक्त तो खैर ज़ाहिर है कि स्टूडियो में कटता है। नाजरीन, किस हद तक आप हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की आरा से मुत्तफ़िक़ हैं, इसका फैसला खुद आप पर छोड़ते हुए यहाँ नूरुल आरफ़ीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।